भारत, यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना है। यह वह धरती है, यहाँ बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, जहाँ कबीर ने प्रेम की वाणी गाई और जहाँ वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास रचा। लेकिन हर गौरवमयी कथा के साथ एक संघर्ष भी जुड़ा होता है। भारत का संघर्ष था आजादी का संघर्ष। सदियों तक विदेशी ताकतें हमारी धरती पर आईं, लूटी, राज किया, लेकिन हमारे दिलों से आजादी की चाह कभी खत्म नहीं हुई। 15 अगस्त 1947 वह दिन जब भारत ने सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की सांस ली। लेकिन यह दिन हमें लाखों बलिदानों के बाद मिला। आइए चलते हैं उस सफर पर जहां हर मोड़ पर संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की कहानी लिखी गई। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। समृद्धि, संस्कृति, विज्ञान और कला, सब में यह देश अग्रणी था। लेकिन 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई और धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। फिर हुआ 1757 का प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सियाज उद दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों ने विश्वासघात और छल से जीत हासिल की। मीर जाफर ने गद्दारी की और अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। इसके पश्चात 1764 का बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल बिहार के नवाबों को हराया। इसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब राजस्व वसूली का अधिकार। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। हस्तशिल्प उद्योग का विनाश कर दिया। किसानों पर भारी कर लगा दिए। अकाल और गरीबी भारत में फैल गई। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। उस समय एक चिंगारी भड़की, 1857 की क्रांति। सैन्य, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर मोर्चे पर भारतीयों को अपमानित किया जा रहा था। इसका कारण था सैनिकों में असंतोष, नई एनफील्ड राइफल की कारतूस में गोमांस और सुअर की चर्बी, गौ का मांस और सुअर की चर्बी होने की अफवाह ने धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। किसानों पर शोषण होने लगा, उनसे भारी लगान और जबरन वसूली की जाने लगी। राजाओं की सत्ता छीनी गई। लैम्स का सिद्धांत कई राज्यों में विलय का कारण बना। धार्मिक हस्तक्षेप, भारतीय परंपराओं का अपमान किया जाने लगा। तब आए मंगल पांडे, चिंगारी जिसने आग बना दी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। यह विद्रोह की पहली खुली चुनौती थी। हालांकि मंगल पांडे को फांसी दी गई, लेकिन उनकी यह कार्रवाई एक लहर बन गई। अब विद्रोह की लपटें पूरे भारत में फैल गई। मेरठ में 10 मई 1857 को सिपाहियों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को विद्रोह का सम्राट बनाया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति प्राप्त की। झांसी की रानी, जिसके बारे में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता। बचपन में हम सभी ने एक कविता पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ताप्या टोपे गुरिल्ला युद्ध में माहिर, अंग्रेजों को लंबे समय तक छकाया। बेगम हजरत महल अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर होता है विद्रोह का अंत, लेकिन लो कायम। 1858 तक अंग्रेजों ने विद्रोह को
दबा दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, लेकिन इस विद्रोह ने भारतीयों के दिल में एक बात पक्की कर दी, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना ही होगा। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन किया, लेकिन इसी बीच भारत में एक नई जागृति शुरू हुई, सामाजिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, शिक्षा का विस्तार किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं में आत्मविश्वास और आध्यात्मिक चेतना का बीज डुबोया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। शुरुआती दौर में कांग्रेस सुधारवादी थी, लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता की मांग करने लगी। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की। इससे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, देसी उद्योगों को बढ़ावा, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया, तब हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की नीति की शुरुआत हुई। इसका वास्तविक कारण था हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना, लेकिन अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि इस फैसले से पूरे भारत में एक नया जोश जाग उठेगा। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, देसी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, वंदे मातरम जन जन का नारा बन गया। इस आंदोलन ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर आने को मजबूर किया और 1911 में विभाजन वापस लेना पड़ा। इसके बाद कई क्रांतिकारी संगठन और गुप्त आंदोलन किए गए। 1905 के बाद भारत में कई क्रांतिकारी संगठन बने। उनका लक्ष्य था सशस्त्र क्रांति। अरविंद घोष, बागा जतीन, गदर पार्टी बनाई गई लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा द्वारा। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव द्वारा। इन क्रांतिकारियों ने बम विस्फोट, डाकघर लूट और अंग्रेजी अफसरों पर हमले करके ब्रिटिश सत्ता को हिरा दिया। उनका एक ही मंत्र था, आजादी अब किसी भी कीमत पर। इसके बाद लाल बाल पाल की टिकड़ी बनी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी जोशीले भाषणों से युवाओं में देशभक्ति की आग जलाते थे। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाबा गंगाधर तिलक ने दिया था। बिपिन चंद्र पाल बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने आंदोलन को पूर्वी भारत में मजबूत किया। इन तीनों नेताओं ने उग्र राष्ट्रवाद की धारा को जन्म दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि जांचना से नहीं, संघर्ष से आजादी मिलती है। इसके बाद महात्मा गांधी जी का आगमन और देश को नई दिशा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वहां उन्होंने रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारत आने के बाद उन्होंने देश के हालात समझने के लिए पूरे भारत का दौरा किया। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों पर अंग्रेजों का शोषण जो हो रहा था, अंग्रेज सरकार किसानों को नील की खेती करने के लिए बार बार परेशान कर रही थी, जिसके कारण गांधी जी ने किसानों के साथ अहिंसक आंदोलन किया और विजय पाई। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पीड़ित किसानों का लगान माफ करवाया। 1919 में सबसे दर्दनाक घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया।
सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का त्याग किया गया और खादी पहनने का प्रचार किया गया। पहली बार अंग्रेजों को अहिंसा की ताकत का एहसास हुआ, लेकिन 1922 के चोरी चोरा कांड में हिंसा होने पर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 1920 के बाद भारत के युवा वर्ग में एक नई आग जल उठी। अहिंसक आंदोलन की पहल अपनी जगह थी, लेकिन बहुत से युवाओं को लगने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हथियारों से चुनौती देनी होगी। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठन 1928 में, जिसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति और समाजवादी भारत का निर्माण। प्रमुख नेता थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। आगे लाला लाजपत राय की शहादत 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका विरोध पूरे देश में हुआ। लाहौर में एक विरोध मार्च के दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेज अफसर जेम्स एस्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ हफ्तों बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील बनेगी। इसके बाद 1928 में सैंडर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने योजना बनाई। उनका लक्ष्य था स्कॉट, लेकिन गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सार्स की हत्या हो गई। इसके बाद तीनों भूमिगत हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें छिपाने और आगे की योजना बनाने में मदद की। असेंबली बम कांड 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। यह बम जान लेने के लिए नहीं बल्कि बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए था। दोनों ने वहीं पे से आत्मसमर्पण किया और अदालत में अपना बचाव किया। अदालत में भगत सिंह ने कहा, क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। चंद्रशेखर आजाद की अंतिम लड़ाई 1931। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी पुलिस से घिर गए। उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली ताकि दुश्मन उन्हें जीवित पकड़ ना सके। उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। यह सच साबित हुई। 1930 का नमक सत्याग्रह। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था, जबकि नमक हर भारतीय के जीवन की जरूरत थी। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा शुरू हुई। हजारों लोग इस यात्रा में जुड़े। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह आंदोलन केवल एक कर के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ था। दुनिया ने देखा कि कैसे निहत्थे लोग साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई 1931 में। 23 मार्च 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में 3 युवा क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूम लिया। भगत सिंह सिर्फ 23 साल, लेकिन विचार इतने प्रखर कि आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। राजगुरु तीक्ष्ण निशानेबाज, जिन्होंने साहस से अपने मित्रों का साथ निभाया। सुखदेव दृढ़ संकल्प वाले योद्धा, जिनका सपना था स्वतंत्र भारत। फांसी से पहले भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। उनकी शहादत ने पूरे भारत को झकझोर दिया। गांव-गांव, शहर-शहर में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। गांधी जी दूसरे सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन वहां से लौटने पर उन्हें निराशा हुई, क्योंकि अंग्रेज भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थे। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत राजनीतिक बंदियों की रिहाई हुई, नमक बनाने की स्वतंत्रता
शांतिपूर्ण आंदोलनों की अनुमति, लेकिन अंग्रेजों के बाद में कई वादे तोड़ दिए गए। 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया। प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई, विधान परिषदों का विस्तार किया गया, लेकिन केंद्र पर पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण बरकरार रहा। यह अधिनियम भारतीय नेताओं के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इससे कांग्रेस को चुनावों में भाग लेने का मौका दिया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे ही युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने विरोध किया और कई नेता जेल में डाल दिए गए। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। उनका संदेश था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना को कई मोर्चों पर चुनौती दी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का स्पष्ट संदेश था, करो या मरो। पूरे देश में हड़तालें, प्रदर्शन, तोड़फोड़ और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेजों ने लाखों लोगों को गिरफ्तार किया, कई जगह गोलियां चली, लेकिन आंदोलन को दबाया नहीं जा सका। ब्रिटिश सत्ता का पतन होने लगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो गया था। भारत में लगातार बढ़ते जन आंदोलनों, आजाद हिंद फौज के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने ब्रिटेन को समझा दिया कि भारत को ज्यादा समय तक गुलाम रखना संभव नहीं है। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई। प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने की घोषणा की। इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आया। ब्रिटेन ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। इस योजना में एक संघीय सरकार, प्रांतों की स्वायत्तता, संविधान सभा का गठन, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता पर सहमति नहीं बन पाई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन 1947। फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन भारत में बिगड़ते हालात को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख आगे बढ़ा दी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद हो गया। सबसे बड़ा झटका था भारत का विभाजन। 2 नए राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के साथ ही इतिहास का सबसे बड़ा जनस्थानांतरण हुआ। लगभग 1.4 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर सीमा पार गए। लाखों लोग हिंसा, दंगों और कत्लेआम में मारे गए। परिवार बिछड़ गए, महिला अपनी इज्जत खो बैठी, बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। गांधी जी ने इन हिंसक घटनाओं से टूट गए। उन्होंने कहा, मैंने आज़ादी का दिन तो तब होगा जब हिंसा खत्म होगी और हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहेंगे। आधी रात को भारतीय संसद में दीप जलाए गए। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया। तिरंगा लहराया गया, राष्ट्रगान गूंजा और भारत ने स्वतंत्रता की पहली सांस ली। लेकिन यह आज़ादी हंसी और आंसू दोनों लेकर आई। आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें यह आज़ादी यूं ही नहीं मिली। यह हर उस किसान की है जिसने कर के बोझ तले दम तोड़ दिया। हर उस माँ की है जिसने बेटे को बलिदान देते हुए देखा। हर उस क्रांतिकारी की है जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। हमारे लिए आज़ादी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि हर दिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में जरूर लिखें, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।